बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन और मैं हूं आपके साथ ज़रिया इरफान। नाज़रीन, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान एक नहायत अहम मुआहिदा तय पा चुका है, जिसने दोनों बरादर ममालिक के ताल्लुकात को नई वुसअत और बुलंदियों पर पहुंचा दिया है। ये स्ट्रेटेजिक बाहमी दिफाई मुआहिदा न सिर्फ खित्ते में सलामती के नक्शे को असर-ए-नौ तरतीब दे रहा है, बल्कि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया को एक दूसरे का हकीकी शराकतदार बना रहा है। मुआहदे के तहत अगर किसी एक मुल्क पर हमला किया गया तो उसे दूसरे मुल्क पर हमला तस्वुर किया जाएगा। ये लाइन इस मुआहदे की इंतहाई इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ मुश्तरका फौजी तरबियत, कसीरुल जहती मशक़ें और दिफाई सनती ताउन में इजाफे पर भी इत्तफाक हुआ है। ये मुआहदा अमन के फरोग, इलाकाई और आलमी सलामती को मुस्तहकम करने और खारजा पॉलिसी में तवाज़ुन के हवाले से एक नए दौर का आगाज है। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने इस मुआहदे को मुमकिन बनाने में कलीदी किरदार अदा किया, जिसके बाद पाकिस्तान अब बराह रास्त हरमैन शरीफैन के तहफ़्फ़ुज़ में सऊदी अरब का पार्टनर बन गया है। 8 दहाइयों पर मुहित तारीखी शराकतदारी में ये एक नया और फैसला कुन मोड़ है, जो दोनों ममालिक की सलामती, मईशत और सिफारतकारी के लिए नहायत सूदमंद साबित होगा। लेकिन जहां आलमी सतह पर पाकिस्तान के लिए ये पेशरफ्त एक बड़ी कामयाबी है, वहीं पर मुल्क के अंदरूनी हालात एक मुख्तलिफ और कठिन मंजर पेश कर रहे हैं। कुदरती आफात ने अवाम की जिंदगियों को अजीरन बना दिया है, जबकि हालिया सैलाब ने लाखों अफराद को बेघर किया, ज़रई ज़मीनें तबाह हुई और मईशत को भारी नुकसान पहुंचा। और अब डेंगू के कहर ने सर उठाना शुरू कर दिया है। सैलाबी पानी और बारिशों के बाद पैदा होने वाले हालात डेंगू मच्छर की अफजाइश के लिए नहायत साजगार हैं। सूबा पंजाब समेत बड़े शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में भी खतरे की घंटियां बज चुकी हैं। दर्जा हरारत और नमी की मौजूदा सूरत हाल इस वबा के फैलाव को मजीद तेज कर सकती है। साथ ही साथ सैलाब रिलीफ कैंप्स को साफ और खुश्क रखना, सेहत के मराकज को हाई अलर्ट करना नागुज़ीर हो चुका है। यूं एक तरफ पाकिस्तान दिफाई महाज पर तारीखी कामयाबियां समेट रहा है, तो दूसरी जानिब अंदरूनी मुल्क आवाम को कुदरती आफात और वबाओं के शदीद खतरात का सामना है। इन्हीं तमाम टॉपिक्स पर प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी रिजवान रज़ी साहब, इसार राना साहब, सौले जाफर साहब और इसके अलावा फॉर्मर एम्बेसडर डॉक्टर जमील खान साहब भी प्रोग्राम में मेरे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। डॉक्टर जमील साहब, आपसे आगाज़ करूँगी। सबसे पहले, हाउ डू यू सी दिस डेवलपमेंट, एक ऐसी तारीखी डेवलपमेंट कि जिसने न सिर्फ खत्ते के तमाम ममालिक को हैरान कर दिया, बल्कि मैं ये कहूँगी कि एक ब्रदर इस्लामी मुल्क की हैसियत से सर हमारे लिए तो यूँ कह लीजिए कि बहुत बड़े एजाज़ की बात है, बहुत बड़ी सादत की बात है। इसके दोनों एतबार से मैं सबसे पहले जानना चाहूँगी कि आप इस डेवलपमेंट को देख किस तरह से रहे हैं। पहली बात तो ये है कि ये एन इंटरनेशनल लीगल फ्रेमवर्क के मुताबिक ये बायलैटरल एग्रीमेंट्स होते हैं और इनको तक़वियत हासिल है अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के आर्टिकल 102 के तहत, जिसमें आप इसकी रजिस्ट्रेशन कराते हैं, और इसको तक़वियत हासिल है OIC के पैरा 7 की, जिसमें सिक्योरिटी और डिफेंस मैकेनिज्म का तस्करा किया गया है कि कंट्रीज बना सकते हैं। अब इत्तफाक से बल्कि आप ये समझें कि कोई कमाई समझे पूरे OIC प्लेटफॉर्म की, कि जो 15 तारीख को सबमिट हुई अरब इस्लामिक समिट, उसमें कोई फैसला इस किस्म का ना हो सका जबकि होना चाहिए था और उनके अपने चार्टर में मौजूद है। सऊदी अरब एक मुहर्रिक है OIC का, वो सीट ऑफ द OIC सऊदी अरब में है। सऊदी अरब ट्रेंड सेटर है पूरे गल्फ कंट्रीज के लिए, बल्कि काफ़ी दूसरे ममालिक के लिए भी। तो लिहाजा सऊदी अरब ने पाकिस्तान में ये इनिशिएटिव लिया। पाकिस्तान ने तो बबांगे दरा इसका इजहार कर दिया सबमिट के दौरान 15 तारीख को कि टास्क फोर्स होनी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने अपनी तकरीर में जिक्र किया। अब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने एक दिन कबल एक TV चैनल को इंटरव्यू देते हुए कह दिया कि बड़ी बदकिस्मती होगी कि अगर ये 15 तारीख वाली सबमिट दोहा में, इसमें कोई रोड मैप नहीं दिया गया तो रोड मैप उस वक्त तो ना मिल सका, लेकिन 2 दिन बाद ये रोड मैप 2 मुल्कों ने कर लिया। अब इससे पहले इसकी नबीद नहीं मिलती। इससे पहले इस खित्ते में क्या दुनिया के बेशतर इलाकों में ऐसा नहीं हुआ है। मां सवाए 5 या 4 मिसालें हैं जिसमें बायलैटरल डिफेंस पैक्ट कह लें, स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल कोऑपरेशन इन डिफेंस कह लें, लेकिन बहरहाल ये डिफेंस पैक्ट है।
एक मुल्क पर हमला दूसरे मुल्क पर हमला समझा जाएगा, जैसे नेटो के जी 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 आर्टिकल 5 में है या 7 में है कि अगर एक मुल्क पे हमला होता है तो तमाम के तमाम मुल्क पर हमला। तो ये बिल्कुल इसको इंटरनेशनल कवरेज हासिल है, इसको रीजनल ऑर्गेनाइजेशन जिस कानून के तहत बनती है, चैप्टर 8 अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर का, उसको इसकी तक़वियत भी हासिल है। अब मैं आपको बताता चलूं कि ये पाकिस्तान की रिकैलिब्रेटेड फॉरेन पॉलिसी का नतीजा है, जो खास तौर पर मौजूदा जो हमारी गुज़श्ता 7 से 10 तारीख तक जो हमारी जंग हुई इंडिया के साथ, जिसमें हम एक हमारा वक़ार बढ़ा, हमारी इज्जत व तक़रीर बढ़ी, हमारी क़ुव्वत बाजू पर दुनिया ने भी देखा, और गल्फ कंट्री जहां मैंने काफ़ी अरसा गुजारा है, मुख्तलिफ तैनातियाँ मेरी रही हैं सफ़ीर के तौर पर और उससे पहले, तो मुझे वहाँ की नफ्सियात, वहाँ की पल्स का अंदाजा Exactly, और मैं डॉक्टर जमील साहब गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए मैं न सिर्फ इसके ऊपर अपने तमाम मेहमानों का रिएक्शन लेना चाहती हूँ इस डेवलपमेंट के ऊपर, बल्कि इससे सऊदी अरब को क्या हासिल हुआ और पाकिस्तान को आने वाले दिनों में क्या कुछ हासिल हो सकता है, इसके ऊपर भी गुफ्तगू होगी। रिजवान रज़ी साहब, इसे मैं कतर पर इसराइल के हमले का रद्द-ए-अमल समझूं या फिर जरा ब्रॉड पर्सपेक्टिव में अगर मैं बात करूं तो अमेरिका पर अरब ममालिक का अदम एतमाद? मेरा ख्याल है दूसरी बात पहले आप ख्याल करें, पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ हमेशा से दिफाई ताउन रहा है। डॉक्टर जमील साहब यकीनन इस अमर की गवाही देंगे। 1967 से लेकर मुआहदा हमारा हुआ है। जी जी बिल्कुल, हमारा मुआहदा मौजूद था, लेकिन उसमें ये वाला पहलू जो है ना कि आप पे हमला, हम पे हमला, और हम पे हमला, आप पे हमला, ठीक है, उस पे किसी जालिम, ये जो है ना इसार राना जैसा कोई जालिम था, उसने ये भी फिक्रा कस दिया कि आपका कर्ज हमारा कर्ज और हमारा कर्ज आपका कर्ज। अच्छा। ये भी उन्होंने कह दिया, लेकिन मैं उससे हट के और लाइटर नोट भी देखिए, ये ताल्लुकात तो मौजूद थे, लेकिन इसके अंदर ये जो जोहत है वो पहली मर्तबा आई, जो नई शिक डाली गई है। हाँ। और ये कोई यकतरफा नहीं थी। अगर आप देखिए जिस तरह की सेलिब्रेशन हुई है अक्रॉस सऊदी अरेबिया, और वहां पे जिस तरह का प्रोटोकॉल दिया गया है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को, वो प्रोटोकॉल इससे पहले सिर्फ अमेरिकी सदर और चीनी सदर को उन्होंने दिया है, सऊदीज ने, जो उन्होंने कल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को दिया है, उसको भी मद्देनजर रखिएगा। और जिस तरह पब्लिक का रिएक्शन आ रहा है सऊदीया के अंदर, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये इब्तदा है। अच्छा। मेरी राय के अंदर इंतहा क्या होगी? मुझे ये लगता है इसके बाद मजीद लोग, एक छतरी खोल दी है पाकिस्तान और सऊदीया ने मिलके, इलाके के मजीद खित्ते के ममालिक जो हैं वो इस छतरी के नीचे आएंगे। अब मतलब कि कम वक्त पे नहीं, ज्यादा वक्त में भी ले सकते हैं, लेकिन क्योंकि इस तरह के बातों के अंदर काम आहिस्ता आहिस्ता ही आगे बढ़ता है, लेकिन हमें खास तौर पे शुक्रगुजार होना चाहिए भारत का और इसराइल का। देखिए, भारत ने हमारे साथ मई के अंदर जो 50 आज़माई की, तो हमें दुनिया को बताना पड़ा कि हम दिफाई हवाले से इतने पोटेंट कंट्री हैं। और उसके बाद इसराइल का कि उन्होंने कतर जैसे पुरअमन और अमन के दाई मुल्क के ऊपर हमला करके पूरी अरब दुनिया को पैगाम दिया कि आप हमारे से महफूज वो अलग बात है कि कतरियों को मशवरा दिया गया था टास्क फोर्स का, उन्होंने तो सीरियस लिया नहीं। हाँ। सऊदीया वाले थोड़े सीरियस ले गए। सऊदीया वाले ठीक, उन्होंने सुन ली थी ये बात। उन्होंने ये बात सुन ली थी, ठीक है। इसार राना साहब, मुझे ये बताएगा, कयास आ रही हैं जिस वक्त ये इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस हुई है ना, उस दौरान चल रही थी जो कतर में अभी सर रिसेंटली जो समिट हुआ है कि मिस्र और कतर पर हमले के बाद इसराइल जो है वो किसी और मुल्क को भी मैली आंख से देख सकता है, खा वो पाकिस्तान हो, खा वो सऊदी अरेबिया हो। तो क्या इस खतरे को भांपते हुए भी ये मुआहदा जो था वो फौरी करना जरूरी हो चुका था? और आप इस मुआहदे की शिक को कैसे देखते हैं कि एक पर हमला दूसरे पर हमला? पाकिस्तान तो पहले भी सऊदी अरब का, जब भी सऊदी अरब को जरूरत पड़ी हम उनके लिए जाते रहे हैं। आपको याद होगा कि जब खाना काबा पे कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया था, तो हमारी फौज, बहादुर अफवाज गई थी, कमांडोज, जिन्होंने जाकर कब्जा छुड़ाया था। तो मुआहदा तो पहले से भी है। ये वाला जो जुमला है कि एक मुल्क पे हमला दूसरे मुल्क पे, ये एक वाकई बड़ी, मैं समझता हूँ बड़ी पेशरफ्त है। लेकिन मेरी जाती राय है दरियाब के खलीज इसराइल के खौफ का शिकार हो चुका है। अच्छा। और
कतर पे हमले के बाद वो इस नतीजे में पहुंचे हैं कि जो इसराइल कतर को नहीं माफ कर रहा है, जो कि उनकी उनकी प्रॉक्सी आवाज वहां फट पे रही। बैठ के कर रहा होता है, तो बाकी जो क्या कहते हैं मुल्क है वो कैसे महफूज। अब ये वो खूबसूरत लम्हा है सुनहरी के पाकिस्तान इस खौफ को कैश करा सकता है, अच्छा। और पाकिस्तान ने ये प्रूव कर दिया कि अल्हम्दुलिल्लाह हम तगड़े भी हैं और हमें तगड़े दुश्मन को मुकाबला करना भी आता है। ये खौफ अगर पाकिस्तान कैश करा लेता है तो हमारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं। रजी साहब ने जो मेरे खाते जुमला डाला, लेकिन मेरी वो जुमला मेरी ख्वाहिश भी है कि अगर हम आपके लिए क्या कहते हैं आपको तहफुज देंगे तो पेमेंट भी सानू दो प्रॉपर। हमारे जो कर्जे मुफ्त में शर्जे हैं थोड़ी उसमें ना होता है, हमें नो हेल्प फ्री आउट लंचेस, नो और फ्री दूसरी बात ये डिनर्स। इसार राना साहब, नहीं होगा, होगा इंशाल्लाह होगा। हाँ, और दूसरी बात ये कि अब देखना ये कि इस पे ईरान कैसे रिएक्ट करता है। हाँ जी, और हाँ जी। ईरान का रिएक्शन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो हमारा भाई है और सदियों से उसके हमारे एक ताल्लुक है। इस ताल्लुक को सऊदी अरब से को हम ईरान के ताल्लुक को स्टेक पे नहीं लगा सकते। और दूसरी बात ये कि सऊदी अरब का भी इम्तिहान है कि अब जब हमारी भारत से जंग होगी तो सऊदी अरब क्या रिएक्ट करता है, क्योंकि सऊदी अरब में तो इंडिया के साथ को $1 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट है हमारे दुश्मन नंबर 1 के साथ। तो उनके दुश्मन नंबर 1 के साथ तो हमारी 0 इन्वेस्टमेंट है इसराइल के साथ, लेकिन हमारे दुश्मन नंबर 1 के साथ सऊदी अरब के $1 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट है। तो अब देखना ये कि जब भारत दोबारा कोई करेगा और हमसे चपेड़े खाएगा तो इस चपेड़ों में हम सऊदी अरब की तरफ से अल्लाह अकबर की तकबीर सुनेंगे या नहीं सुनेंगे, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट किए हैं। डॉक्टर साहब आप जवाब दीजिएगा कि ये जो अमेरिका के ऊपर जो अमेरिका के साथ पाकिस्तान समेत दीगर इस्लामी ममालिक के जो रवाबित हैं, कतर पर हमले के बाद कहीं ना कहीं अरबियों के एतमाद को ठेस पहुंची, तो ये आपको उसका भी एक रिएक्शन नजर आता है डॉक्टर साहब? मैं डॉक्टर साहब इसको यूं कर लूं, इसमें कोई शक की बात नहीं है, 19 के करीब बेसेस हैं जी। मैं इसको यूं कर लूं कि क्या जो अमेरिकन डिफेंस प्रोवाइडर के तौर पे यहाँ पे मौजूद था उसका ये इमेज टार्निश हुआ है कि नहीं हुआ, जिसकी वजह से पाकिस्तान के लिए स्पेस बनी है? प्लीज सर। नहीं, पूरी दुनिया देखिए ना कि 19 के करीब बेसेस हैं इस खित्ते में अमेरिका के, और वो किस लिए है? वो ये जो तेल से मालामाल, पेट्रो डॉलर से मालामाल ममालिक हैं, उनसे पैसा खींचने के लिए। अभी तो कल की बात है कि ट्रंप साइन करके गए हैं ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के मुआहदे, और 140 बिलियन का तो सिर्फ साजो सामान और असला खरीदा जा रहा है सऊदी अरब की तरफ से। तो वो किस को अचार डालने के लिए खरीदा जा रहा था? जाहिर है एक कुदरती अमर है, ये उनके भरोसे को ठेस पहुंची है। और अरब आपने याद होगा कि ये पुरानी कहावत है कि अरब की याददाश्त, अरबों की याददाश्त बड़ी शार्प होती है, और वो जब हवाला देते हैं तो जिस तरह ऊंट याद रखता है चीजों को बरसा बरस और दहाइयों के साथ, इसी तरह वो भी। तो उनको अंदाजा हो गया कि जहां वो ट्रिलियन ऑफ डॉलर खर्च कर रहे हैं, जिन्होंने गारंटीज दी हुई थी वो गारंटी तो पूरी हो नहीं रही है। देखिए इसका मतलब पूरा पैराडाइम चेंज हो रहा है। चाइना के तरफ रगबत बढ़ रही थी। आपने ईरान का जिक्र किया, ईरान के साथ चाइना के कोई 6 के करीब मुआहदे हैं जिसमें डिफेंस एंड इंटेलिजेंस कलेक्शन भी है। तो कल को अगर ईरान की भी प्रोटेक्शन चाइना तो छोड़े, अगर हो सकता है हालात ऐसे साजगार बन जाए, अभी नहीं है, ठीक है, बन जाए कि वो उससे ईरान से भी वो इन मुआहदों में शामिल हो जाए, बीइंग OIC मेंबर। और पैरा 7 के मुताबिक जो मैं जिक्र कर रहा था, ये छतरी का जो जिक्र किया है चंद लम्हे पहले, इस छतरी में सारे आ सकते हैं इसके साए तले, तो वो गुंजाइश मौजूद है कानूनी तौर पर जी। तो उस लिहाज से एक पूरे खित्ते के लिए एक जो मंजरनामा बन रहा है, ये मंजरनामा जोड़ रहा है जाके जो ग्लोबल वेस्ट से ग्लोबल साउथ के तरफ तवाजुन जो है वो बढ़ता जा रहा है। और हमारी तरफ ये माशी लिहाज से और हमारी तरफ अस्करी लिहाज से ये चले मैं मुआशी पहलू को मैं प्रोग्राम के अगले सेगमेंट में चलकर डिस्कस करूंगी। सॉलिह ज़फर साहब, आपने गुफ्तगू सुनी डॉक्टर साहब की। एक सवाल इसार राना साहब ने छोड़ा था, मैं चाहूंगी कि मैं उसका जवाब आपसे लूं, और दूसरा मैं जरा डॉक्टर साहब की भी गुफ्तगू का हवाला देके आपकी तरफ आना चाहूंगी। इसार राना साहब ने कहा था कि पाकिस्तान जो है वो इसराइली खौफ को कैश करवा सकता है जो इस वक्त खलीज ममालिक के सरों पर तारी है।
सर ये हम इस चीज को कैसे जो है वो कैश करवा सकते हैं? और दूसरा नहीं, ये हम कैश नहीं करवा रहे हैं, हम म्यूचुअल बेनिफिट के तहत उनसे मुआहदे कर रहे हैं। नहीं, मैं जरा सौले जाफर साहब से अब इसके ऊपर टेक लेना चाह रही हूँ। सौले जाफर साहब, हाउ डू यू सी दिस कि ये जो डेवलपमेंट हुई है इसका मतलब एक तरीके से यूं कह लीजिए कि खित्ते में मौजूद जितने भी इस्लामी ममालिक हैं या अरबिक कंट्रीज हैं, अब पाकिस्तान उनके लिए एटमी बड़े भाई के तौर पर जो है ना वो बड़ा स्ट्रांग होकर सामने आया है। ये को आज के नहीं है, ये जब से पाकिस्तान कायम हुआ है, ये उस वक्त से ये मामला, ये सिलसिला चल रहा है। और मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के जो मफादात हैं वो सिर्फ मजहबी हवाले से नहीं हैं बल्कि तारीख़ी हवाले से भी हैं। माजी में सऊदी अरेबिया को जहाँ से भी मुश्किलात पैदा हुई हैं वहाँ पे पाकिस्तान ने उनकी दामे दरमे सुखने हर तरीके से मदद की है। और ये एक नज़रियाती मामला है। मैं आपको अल्लामा इकबाल का एक शेर सुनाना चाहता हूँ जो यकीनन आपकी नज़र में आया होगा। अल्लामा ने फरमाया था कि अता मोमिन को फिर दरगाह हक़ से होने वाला है क्या, शिको है तुर्कमानी, जहन हिंदी और नुत्क़ एराबी। ये तीनों चीज़ों का मुरक्कब है ये जो मुआहदा हुआ है। इसके ज़रिए से वो शिको, वो ताकत, वो क़ुव्वत जो फ़ौज में होती है वो इसमें दस्तयाब है। इसके अलावा वो जहन, वो शऊर, वो हिकमत, वो तदब्बर पाकिस्तान से दस्तयाब होगा। और इसमें नुत्क़ एराबी कहा गया है, फसाहत व बलागत और सफारतकारी पाकिस्तान और तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया मिलकर उसके लिए काम करेंगे जी। तो मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ये हकीमुल उम्मत का पैगाम है। ये वो हकीमुल उम्मत हैं जिन्होंने क़याम पाकिस्तान से पहले ही ये नवीद सुना दी थी और ये नवीद उसकी तफसीर अव्वल के बाद अब तफसीर उला बन चुकी है। और आप देखिएगा कि आने वाले वक्त में जब ये दोनों मुल्कों का ये मुआहदा और आगे बढ़ेगा तो कुछ और लोग भी, कुछ और मुल्क भी जो सऊदी अरब के कुर्ब जवार में हैं और सऊदी अरेबिया की जो उसकी तहफ़्फ़ुज़ में रहना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर किन ममालिक की बात कर रहे हैं आप? मिसाल के तौर पर सौले जाफर साहब कौन कौन से ममालिक कुकली रखिएगा? इसमें कुवैत भी हो सकता है, ठीक है, इसमें बहरैन भी हो सकता है, इसमें कतर भी हो सकता है, क्योंकि कतर के साथ जो अब सऊदी अरब के तल्लुकात हैं वो दोबारा बहुत अच्छे तरीके से उस्तवार हो गए हैं। और एक मरहला ऐसा भी आ सकता है कि ईरान भी इसका हिस्सा बन सकता है। क्योंकि देखिए ईरान को अभी जो इजराइल ने उसके ऊपर हमला किया था उसमें सिर्फ इजराइल ने हमला नहीं किया था, उसमें इंडियन सपोर्ट भी थी। जो ईरान के अंदर जो ईरान के जो फौजी लीडर, जो साइंसदान शहीद हुए हैं, उनको जो इंटेलिजेंस थी, जो एजेंट फराहम किए थे, वो तो इंडिया के थे। तो इस एतबार से पाकिस्तान और ईरान के मामलात भी इस ज़मन में बहुत ज़्यादा मुश्तरक हो गए हैं कि इजराइल उसका भी दुश्मन है। इजराइल, देखिए तारीख़ ये बताती है कि इजराइल के मुफक्करीन, इजराइल के जो बानी हैं, उन्होंने पाकिस्तान को अपना सबसे पहला दुश्मन करार दिया था। अरबों को उन्होंने उसके बाद रखा था। तो उस एतबार से मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ ये जो दिफाई मुआहदा है ये करके इस बात का सबूत फराहम कर दिया है कि पाकिस्तान अपने दुश्मनों के मामले में यकसू है और अपने दोस्तों के मामले में भी यकसू है। और मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह, पॉइंट आपका आगे, मैं यकीन है कि इंशाल्लाह ताला जी मैं अर्ज करना चाहता हूँ आने वाले वक्त में ये जो ताउन है ये हमागीर होगा। पाकिस्तान की मुआशी ज़रूरतें जो पूरी होनी है वो सऊदी अरब से होंगी। सऊदी अरब का जो दिफा है वो पाकिस्तान करेगा। नेक्स्ट मैं इसी पे बात करने जा रही हूँ इंशाल्लाह, ये कि मुआशी एतबार से किस तरीके से पाकिस्तान के जो मामलात हैं वो बेहतर हो सकते हैं। मैं आती हूँ ब्रेक के बाद, आपसे दोबारा आगाज करती हूँ, ब्रेक लेते हैं, स्टे ट्यून्ड। जी वेलकम बैक वंस अगेन। नाज़रीन, ये जो अहम मुआहदा हुआ, तारीखी मुआहदा, इस सिलसिले में बात ये हो रही है कि चले दिफाई मुआहदा तो हो गया, अब पाकिस्तान इसके मुआशी सतह पर समरात कैसे जो है ना वो समेट सकता है। अच्छा, मीनवाइल इस मुआहदे की एक अहम शिक है जिसको मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी। इसमें कहा ये जा रहा है कि जो पाकिस्तान है दिफाई ताउन उसका और सऊदी अरबिया के दरमियान जो है वो बढ़ने जा रहा है। लेकिन मेरा सवाल बड़ा ही सादा सा है, कैसे? ये रज़ी साहब इसका जवाब आप मुझे ज़रा दें।
अच्छा देखिए, दिफाई तावन के दो पहलू हैं। एक पहलू जो है वो है दिफाई पैदावार, सनती ताउन, हाँ। में दिफाई पैदावार, और दूसरा दिफा। अच्छा, दिफाई पैदावार की जहां तक हम बात करें आपको, तो पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, और उसके बाद फिर आप समझ लें कि क्या कुछ है, वो भी है। उसमें उनके जो प्रेस अटैची हैं पाकिस्तान में सऊदी एम्बेसी के, कल उन्होंने एक ट्वीट किया था, उसमें उन्होंने ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया है, मुश्तरका पैदावार का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया है। अब देखिए, अब जो है सऊदीया का दिफा और उसे जो पोटेंशियल थ्रेट है वो दो ममालिक की तरफ से हो सकता है, एक यमन की तरफ से और दूसरा इसराइल की तरफ से। और अगर इसराइल की तरफ उसने मुंह करना है तो उसे जॉर्डन के बॉर्डर के साथ कुछ डिप्लॉयमेंट करनी है। अच्छा। और अगर वो डिप्लॉयमेंट होनी है, वो मिसाइल की भी हो सकती है, वो और भी किसी चीज़ की हो सकती है, तो फिर इसराइल वहाँ से 2 या 2.5 मिनट के फासले के ऊपर रह जाता है, जो कि पाकिस्तान इस वक्त मिसाइल बनाता है। पाकिस्तान जो मिसाइल बनाता है और GIDS जो हमारी ग्लोबल इंडस्ट्रियल बनाती है, वो जो हैं वो वहाँ के लिए बहुत सूटेबल ऑप्शंस होंगे। उसके लिए हमें चाइना की तरफ भी नहीं देखना पड़ेगा, पाकिस्तान की अपनी दिफाई पैदावार होगी। और अगर सऊदी अरब ये चाहेगा कि हम ये सारे वहाँ पे बना लें जोड़ के सऊदी अरब में, तो वो भी हमारे पास सहूलत दस्तयाब होगी। तो मैं वहाँ से वो देख रहा हूँ कि दो पहलू। दूसरा पहलू जो है ना, देखिए पाकिस्तान के अंदर इस वक्त एक्सपोर्टेबल सरप्लस के हवाले से विजा विज सऊदी अरब शायद ज़ीरो पोटेंशियल भी नहीं है, उससे भी कम है। उसकी वजह यह है कि हमने अपने लोगों की महारतों में इजाफे के हवाले से, उनकी तालीम में इजाफे के हवाले से, उनके सलाहियतों में इजाफे के हवाले से हमारी रियासत ने पिछले 70 साल में कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं की। हमारा जो अनस्किल्ड लेबर है वो सऊदी अरब जाता है। लेकिन इसमें एक और पहलू भी है। वो पहलू ये है कि इस वक्त अगर हम अपने हमसाया मुल्क भारत के ऊपर नजर डालें और ये देख, पहले 5 ममालिक अगर हम निकालें कि जहां से सबसे ज्यादा उसके एक्सपेट्रिएट उसको रेमिटेंसेस भेज रहे हैं, तो उसमें टॉप के ऊपर 3 ममालिक हैं। एक सऊदी अरब है, दूसरा मुत्तहिदा अरब अमारात है और तीसरा कतर है। अब इन तीनों ममालिक, मुत्तहिदा अरब अमारात तो मानेगा नहीं या नहीं मान रहा, लेकिन कतर और सऊदी अरब के ऊपर ये इंकशाफ हो चुका कि जब उसे इसराइल की तरफ से थ्रेट था तो इंडिया और इंडियन शहरी इसराइल के साथ खड़े हुए थे। ईरान के ऊपर हमला हुआ तो इंडियन शहरी जो थे वो इसराइल के असासे के तौर पे उन्होंने ऑपरेट किया। यही उन्होंने कतर के साथ किया, यही वो सऊदीया के साथ करेंगे मुस्तकबिल में। ये अरबों को वाजे हो चुका है। तो इसका मतलब है कि जो वैक्यूम इंडियंस के वहां से जाने से क्रिएट होगा, उसके लिए पाकिस्तान को गेयर अप करना चाहिए। अच्छा, चले पाकिस्तान गेयर अप नहीं है। अच्छा, अपने लोगों को महारतों से मुसल्ला करना चाहिए। ये जो अभी बात की है ना कल राना सनाउल्लाह साहब ने, कि हमें बेनजीर इनकम सपोर्ट फंड में 750 अरब रुपए झोंकने की बजाय इसको लोगों को स्किल देने के ऊपर लगाना चाहिए, महारतें देने के ऊपर लगाना चाहिए, ताकि वो बेहतर मैन पावर के तौर पे दुनिया में जा सके। इसार राना साहब, कैसे फिर ये जो है ना मामलात आगे बढ़ेंगे अगर मैं मौशी एतबार से देखूं, क्योंकि हमने जो देना था वो हम दे आए, अब हमने जो गेन करना है, पाकिस्तान के पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं सऊदीया में कि पाकिस्तान वहां से एंटरटेन हो सकता है? पहले तो सऊदीया में गलियां सुंजियां होनी चाहिए। अच्छा। और तमाम इंडियंस को बाहर फेंक देना चाहिए ना कर यार, क्योंकि सऊदी अरब हमसे अब मोहब्बत में इतना आगे चला गया है कि अब वो इंडियन को एक लम्हे को बर्दाश्त नहीं करेगा, और $1 ट्रिलियन की जो उनके साथ कारोबार है वो भी खत्म कर देगा, वो हमसे करेगा। ऑयल रिफाइनरी हमारे लिए आएगा, लेकिन जाके इंडिया के साथ जो है ना कई $1 ट्रिलियन का मुआहदा कर लेगा। मुझे अल्लाह करे कि शुभ शुभ हो, और मेरी दुआ भी यही है कि ये सारा बहुत अच्छा हो, क्योंकि जब हम इतना बड़ा छक्का हमने मारा है, अल्लाह नजर बद से बजाय पाकिस्तान को, तो जब हम भारत इस सऊदी अरब के साथ टेक्नोलॉजी शेयरिंग करेंगे तो क्या चीन इजाजत देगा? टेक्नोलॉजी तो हमने चीन से ली हुई है। नहीं, वो हमारी अपनी टेक्नोलॉजी है। दूसरी बात ये है, वैसे राना एक बात सुन ले, राना मेरी बात सुन ले, अगर किसी की नजर लगी तो तेरी नजर लगनी है, और किसी की नजर बात ये कि अब मेरी भी सुन ले कि मैं खुदा को गवाह करके कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की सलामती और खुशहाली पे अगर मेरे जैसे 1 लाख ही सहाराना की जान कुर्बान हो जाए ना, तो मुझे फख्र। मैंने तो इस मट्टी में दफन होना है, मेरा तो बाप इस मट्टी में दफन है,
मेरे तो बच्चों ने इस मिट्टी पे अपना मुस्तकबिल बनाना है, मैंने कौन सा कोई पनामा के तहत बाहर जाके पाकलैंड बना लेनी है। तो मैं तो इस वतन की मिट्टी में ही खुशहाल रहूंगा। दूसरी बात ये कि ये इतना बड़ा अकॉर्ड हो रहा है, तो अमेरिका, वैसे तो मेरी इतलात ये कि एक दिन पहले सऊदी हुकाम ने अमेरिकी फौजी हुकाम के साथ भी मुलाकात की, और उस पर क्या बात हुई मुझे नहीं पता, लेकिन हुई, ये ऑन रिकॉर्ड है। अमेरिका के ऊपर से भी एक प्रेशर कम होगा, वो ये चाहता है कि अपनी फौजें जहां जहां एंगेज हैं वहां से निकाल लें, और ट्रंप आगे इसका ऐलान भी कर चुके हैं कि मैं चाहता हूं कि हम लोग जंगों से निकलें और अपनी फौजों को हम वापस बुलाएं जहां जहां एंगेज हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो ऐसा लगता है कि ये को हमारी एफर्ट हो ना हो, अल्लाह किसी तरह हमें एक बार फिर चांस देता है, दे रहा है, और इस चांस को हमें अवेल करना चाहिए। बाकी ये कि भारत और इस्राइल इस कड़वी गोली को इतनी आसानी से नहीं निकलेंगे, हमें हर तरफ से नजर रखनी पड़ेगी, बहुत मुहतात रहना पड़ेगा। हमें ये जो कामयाबी आना एक चीज है, कामयाबी को बरकरार रखना दूसरी चीज है। मैं तो और हमें आसान अपनी से इस इस बात में कामयाबी को कहूंगी, बरकरार ज्यादा रखने कुछ के ना लिए करें, सस्ता अपनी तेल ही आंखें देना खुली शुरू कर रखनी दें हमें पड़ेंगी, सारा और साहब। मुल्क के अंदर एक ऐसा सियासी इस्तेकाम लाना पड़ेगा ताकि हम एक जान होके इस कामयाबी को समेट सकें। सॉरी जफर साहब, ऑन अ वेरी लाइटर नोट, कभी किसी जमींदार के घर कोई मेहमान जाता है तो वो दूध के कैन शैन उन्हें दे के भेजते हैं, एक मन वो गंदम की बोरी भी डाल डूल देते हैं। ये हम आ रहे हैं वापस, तो आपको नहीं लगता 2-4 तेल के टैंक जो है बड़े बड़े, सर वो थोड़ा बंदा रखवा के मेहमानों के साथ आके भेज देता है खुशी के मौके पे, डिग्गी में। अर्जिया जी के ये जो मुआहदा हुआ है, हाँ। जिसको हम SMDA कहते हैं, जी जी, ये बहुत ही एक संजीदा डेवलपमेंट है। ये जो अभी गुफ्तगू हुई जिसमें कहा गया कि अमेरिका जो है वो निकलना चाहता है, कुछ लोग अमेरिका को निकालना भी चाहते हैं। अच्छा। और सऊदी अरब से शायद अमेरिका को निकाला जा रहा है। ऐसी बात नहीं है कि सऊदी अरब से अमेरिका निकलना चाह रहा है। क्यों अमेरिका सऊदी अरब से निकलना चाहेगा? उनकी $ट्रिलियन की वहाँ पे जो इकॉनमी है डिफेंस की और डिफेंस इक्विपमेंट की, वो तो उसके साथ इंगेज है। अब वो उसके सारा रुख जो है वो इंशाल्लाह पाकिस्तान की तरफ आएगा। तो ये बाकी जहाँ तक आप ये कह रही हैं कि वहाँ से तेल आएगा, यकीनन हमें वहाँ से ये फैसिलिटीज़ मिलेंगी। जब हम सऊदी अरब को, जिस तरह के राइटर ने आज कहा है कि सऊदी अरेबिया को न्यूक्लियर शेल्टर मिल गया है, न्यूक्लियर जो उसका तहफ़्फ़ुज़ है वो उसको मिल गया है, तो और सऊदी अरेबिया को क्या चाहिए? और अभी जब ये जो रज़ी साहब फरमा रहे थे कि जॉर्डन की सरहद के साथ हमें मिसाइल लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, नहीं। तबूक के करीब वो जगह है जहाँ से इजराइल बहुत करीब है, वहाँ पर हमारे मिसाइल जो हैं वो पूरे इजराइल को कवर कर सकते हैं अगर वहाँ नस्ब हो, तो यकीनन ये वो मंजिल आएगी। इसलिए कि ये दिफाई मुआहदा है, ये ऐसा मुआहदा नहीं है कि आप इस इलाके में जा सकते हैं और आप इस इलाके में नहीं जा सकते। पाकिस्तान अपनी तमाम तर टेक्नोलॉजी है वो अवेलेबल करेगा सऊदी अरब को, और मुझे यकीन है इंशाअल्लाह ताला सऊदी अरब की जो तमाम तर सलाहियतें हैं उनका पाकिस्तान को इस्तेफादा हो पहुँचेगा, फ़ायदा हासिल होगा। और आप ये देखेंगे कि हमारे लिए ये बहुत ही अच्छी ओपनिंग होगी, और इसके नतीजे में देखिए ये कितना अल्लाह ताला का करम है कि ये कुछ लोग, ये देखिए कितना अल्लाह ताला का फजलो करम है कि जहाँ पर भी पाकिस्तान के फील्ड मार्शल का पैर पड़ा है वहाँ से बरकत अता हुई है, वहाँ अल्लाह ताला की रहमत नाज़िल हुई है। यह फ़र्क होता है किरदार का फ़र्क ये होता है। जी मैं ये अर्ज करना चाह रहा था। जी ठीक है सॉलिड जफर साहब, पॉइंट आपका। अगेन वी आर होपिंग कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान की किस्मत खुल जाए और पाकिस्तान की जो कामयाब सिफारती मिलिट्री डिप्लोमेसी हम देख रहे हैं उसके नताइज इकोनॉमी के परवान चढ़ने में भी हमें उस सूरत में नजर आए। ब्रेक लेते हैं, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक वंस अगेन। नाज़रीन, पब्लिक ओपिनियन के प्लेटफॉर्म से हमारी हमेशा ये कोशिश रही है कि कोई भी खतरा जब सर पर मंडला रहा हो तो उसको उसकी नुकसान से नबरदाजमा होने से पहले हम एहतियाती तदाबीर और बच बचाव से काम ले लें और अपने नाज़रीन की रहनुमाई के लिए भी उस मामले को उठाएं। आज मैं बात कर रही हूँ डेंगू के ख़तरे के हवाले से, जो कि दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। बिलखुसूस जो हमारे फ्लड इफेक्टेड एरिया हैं, पंजाब भी है इस वक्त, KP भी है और सिंध की तरफ भी पानी जा चुका है। इसके बारे में कहा जाता है कि दर्जा हरारत अगर
टेम्परेचर 26 से 29 डिग्री हो, नमी 60% हो और बारिश 27 मिलीमीटर डेंगू के फैलाव का बाइस बनती है। और फ्लड अफेक्टेड एरिया में सिर्फ अब ये डेंगू का ही अफजाइश नहीं होगी बल्कि मलेरिया की वबा फूटने का भी बहुत बड़ा खतरा है। फिलफौर इकदाम उठा ली जाएं तो जरा ज्यादा बेहतर रहता है। सौले जाफर साहब, आपसे आगाज कर रही हूं, मुझे बताइएगा सर कितना इंपॉर्टेंट है कि बजाय इसके कि खतरा आकर हमें डसे, हमें छुए, इससे पहले हम प्रिकॉशनरी मेजर्स की तरफ बढ़ जाएं। देखिए, जिस तरीके से पंजाब की हुकूमत लगी हुई है, मेरा इस बात पे पूरा एतमाद है कि वो यकीनन उसको इस बात का एहसास होगा और इसके लिए प्रिकॉशंस किए जा रहे होंगे। और सिर्फ यही डेंगू ही नहीं बल्कि इस सैलाब के नतीजे में पेट की बीमारियां जो हैं उनके फूट पड़ने का भी ख़तरा मौजूद है। इसके नतीजे में और भी बीमारियां जो हैं उनके भी पैदा होने का, उनके बढ़ने का एहतमाल है। तो हमें दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें इससे महफूज रखे क्योंकि बहरहाल सैलाब एक आफत है, एक तबाही है, उसके आफ्टर मैथ्स होते हैं। इसके आफ्टर मैथ में ये डेंगू भी एक बहुत बड़ी वबा है। लेकिन इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो जिस तरीके से बंदोबस्त हो गया और फिर हमें एज ए पाकिस्तानी बतौर शहरी के हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम खुद भी इससे अपने आप को महफूज रखने की कोशिश करें, अपने माहौल को भी इससे बचाने की कोशिश करें और लोगों को बताएं कि इससे किस तरह बचा जा सकता है। क्योंकि ये मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि बजाय इसके कि आप लोगों को बीमार होने के बाद उसका इलाज बताएं, आप उनको बताएं कि किस तरह बीमार होने से ही आदमी महफूज रह सकता है। तो उसमें तवज्जो देने की ज़रूरत है। जिस तरीके से आपकी पंजाब की हुकूमत लगी हुई है, मेरा ख्याल है उनको इसके ऊपर भी जब वो तवज्जो देंगे। ठीक है सौले साहब, लेकिन खतरा सिर्फ पंजाब वालों को नहीं है ना, खतरा केपी वालों को भी है, सिंध वालों को भी है। आज भी खबर आई कि कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत 10 बड़े शहरों को शदीद खतरात लाहक हैं। तो इसारा नसब महकमे मौजूद है, डिपार्टमेंट भी है। एक जुमला सुन लें। पंजाब का यही पैगाम पूरे पाकिस्तान में जा रहा है। केपी के वालों को मुझे लगता नहीं है कि उन्हें इसकी कोई फिक्र है और सिंध में भी इसके लिए कोई अलर्ट, कोई इसके लिए अवेयरनेस की कैंपेन नहीं की गई। तो पंजाब ही का ये जो पैगाम है ये सिंध में भी जाएगा, केपी में जाएगा और मुल्क के दूसरे हिस्सों में भी जा रहा है। जी राना साहब। जी, बल्कि मैं तो तजवीज़ दूंगा कि 2-2 दिन के लिए साले जफर साहब को पेशावर और कराची भी भेज दिया जाए। पंजाब का पैगाम लेके जाएं और बताएं कि मच्छरों को पकड़ना कैसे और उनके मुंह में दवाई कैसे डालनी है, तो ताकि मच्छरों को पंजाब से जो हमने ट्रेनिंग हासिल की है वो केपी के और सिंध में भी इस्तेमाल हो सके। साले जफर साहब की इस बात के बाद प्रोग्राम को मस्का ना बनाएं से बुलंद हो गया कि मच्छरों को दवा नहीं मच्छरों को दवा देने की जरूरत नहीं, इंसानों को दवा देने की जरूरत है। आप मेरी सुन ले सर, मैं तो आपकी तजवीज़ की तारीफ कर रहा हूं सर, इंसानों को दवा देने की जरूरत है। आपका झंडा लेके पीछे चल रहा हूं सर। आपने जितनी अच्छी तजवीज़ दी, मुझे तो ऐसे लगा कि पंजाब को पूरे पाकिस्तान की हुक्मरानी दे देनी चाहिए, क्योंकि डेंगू सिर्फ हम यहाँ पे ही मार सकते हैं, बाकी तो कहीं पे मारा ही नहीं जा सकता डेंगू। उनके पास तो हथियार ही नहीं है, वो गने सिर्फ हमने इजाद किए हैं पंजाब में जो डेंगू मार सकती हैं। तो साले जफर साहब, मैं आपका पैगाम केपी के और सिंध पैगाम है वो हर जगह जा रहा है ताकि बहन सूबाई हमांगी मजीद बढ़ जाए। बाकी रजी साहब से पूछ लीजिएगा। अच्छा, अब मैं जरा थोड़ा सा ये करना चाह रहा हूँ कि देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि माजी के कई सालों के निस्बत शहरों में डेंगू इस बार बहुत कंट्रोल रहा और इसका क्रेडिट जाता है इस हुकूमत को। मैंने ये रजी साहब को याद होगा, आपसे कुछ दिन पहले भी ने ये बात कही थी। नहीं, आपने नहीं कही, मुझे नहीं याद। नहीं, पर मुझे याद है, मुझे मेकअप रूम में ये बात हुई थी। मैंने कहा मेकअप रूम में ये बात हुई थी, होगी, यहाँ पे नहीं हुई। याद करें ना, लगता है ताजा हादसा से आपकी याददाश्त कमजोर हो गई है। नहीं, मैंने कहा था मेरी बारी आने दी आप। अच्छा, लेकिन ये कि अब जो सैलाबी इलाके हैं ज़ियाब, वहां डेंगू पैदा होगा, उसमें हुकूमत क्या कर सकती है? मतलब हुकूमत कोई ऐसी तदबीर इख्तियार नहीं कर सकती जिससे डेंगू को रोका जा सके। हमें बिल्कुल रैशनल होकर बात करनी चाहिए ना। शहरों में हमने रोक लिया, कामयाबी से रोका, लेकिन जहाँ पे सैलाब आ गया, जहाँ पे ये पानी है, लोगों को खाना नहीं मिल रहा, तिब्बी इमदाद प्रॉपर नहीं मिल रही, वहां ये कैसे मुमकिन है कि हम डेंगू को कहें कि चल भाग यहाँ से, मनूस हमें तंग करने आ गया? वो ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन ये कि जहां और हमें चैलेंजेस हैं, हमें ये चैलेंज को भी सीरियस लेना होगा। और मेरी उम्मीद है, देखें, मैं जो ईमानदारी से बात करूं, हमें तनकीद करनी चाहिए, लेकिन एफर्ट्स जो हैं हमें उनके ऊपर भी कोई वो नहीं करना चाहिए।
मैं समझता हूं कि जिस तरह एफर्ट्स हो रही है, हम इसे मुकम्मल खत्म तो नहीं कर सकते, लेकिन इंशाल्लाह साले जफर साहब की छतरी के नीचे हम डेंगू का कलाकुमा जल्द कर लेंगे। मुख्तसर है, लास्ट 2 मिनट है, रज़ी साहब से भी बात लेंगे। रज़ी साहब, चूंकि जहां पे पानी है सिर्फ वहां पर पानी उतरने में तो अभी बहुत टाइम लगेगा ना, ठीक है, तकरीबन 1.5 से 2 महीने का वक्त दरकार है। आपको लगता है कि फिर हमें जहां जहां ये सैलाब आया है वहां वहां जो है मेडिकल कैंप्स लगा देने चाहिए बहुत पहले ही? मैं आपसे क्या अर्ज करूं, मैं पहले यहाँ से शुरू करूंगा कि आजकल सर्वाइकल कैंसर के हवाले से बच्चियों को वैक्सीन लगाई जा रही है और उसके खिलाफ इसार राना साहब जैसे बड़े लोग कैंपेन कर रहे हैं। तो हमें ये कहना चाहिए कि वो महफूज है, वो करनी चाहिए। इसार राना साहब से मैंने पूछा, यार मगरमच्छ पकड़ने का तरीका बताएं, तो इन्होंने कहा कि आप सादा सा तरीका है, आप एक किताब लेके तो जाके तो जहाँ पे मगरमच्छ पाया जाता हो वहाँ पे बैठ जाएं। तो जब आप बैठेंगे किताब पढ़ेंगे तो मगरमच्छ को भी किताब पढ़ने की आदत है, वो आके तो आपके कंधे के ऊपर से किताब पढ़ना शुरू कर देगा। और जब जो है वो आप किताब पढ़ते पढ़ते सो जाएंगे तो ज़ाहिर आप पहले सोए हैं, मगरमच्छ भी किताब पढ़ते हुए सो जाएगा। तो जब आप पहले सोए हैं तो आप पहले उठेंगे। आप उठें और मगरमच्छ को पकड़ के उल्टी दूरबीन से तो माचिस की डिबिया में बंद करके घर ले आए। ये मगरमच्छ पकड़ने का तरीका है, ये मुझे इसार राना ने बताया था। लेकिन मैं आपसे अर्ज करूं, मैं जाती हवाले से बात कर रहा हूं, मैंने मरियम औरंगजेब साहिबा को ये मसला आज से कम 15 दिन पहले मैसेज किया था कि ये यहाँ पे डेंगू आने वाला है। आप कोई पैकेज हुकूमत पाकिस्तान का या प्राइवेट एनजीओ का जो कि वहां के लोगों के लिए जा रहा हो, इसार राना साहब मैं आपको चैलेंज करता हूं, उसको खोल के देखिएगा, उसमें मच्छर भगाने वाली दवाई का पैकेट डालना लाजमी करार दिया गया है। एक तो ये बात हम ये कर सकते हैं और हम ये कर रहे हैं, मैंने चेक करवाया, वो बकायदा पहुंच रहा है उन लोगों के पास। एक बात पंजाब की बात इसलिए हुई मेरे भाई कि डेंगू के खात्मे का बकायदा निज़ाम और उसके तहत हजारों मुलाजमीन जिनकी तनख्वाहें वक्तन फवक्तन रुक जाती हैं और हम इस प्रोग्राम में बैठ के आवाजें भी लगाते हैं, पूरे साल के लिए अगर किसी सूबे के अंदर एग्जिस्ट करता है तो वो पंजाब का सूबा है। बाकियों के यहाँ महकमा तो मौजूद है, लेकिन जो हजारों की मैन पावर होती है, ट्रेंड मैन पावर, जिसे आके श्रीलंकन ने ट्रेंड किया था, वो किसी और सूबे के पास नहीं है। इसीलिए मेरे भाई साले जाफर साहब जो हैं वो पंजाब की मिसाल दे रहे थे, आप पीछे ही पड़ गए यार। हमारा पढ़ने का तरीका ठीक बताया था आपने। मेरी जिम्मेदारी थी कि इस खतरे के हवाले से हुकूमत और हमारे नाजरीन को आगाह करना। कुछ एहतियात हम खुद अपना सकते हैं और बाकी जो हमारे बस में नहीं है वहां पर रियासत की जिम्मेदारी आ जाती। तो दोनों मिलकर कोशिश करते हैं कि इस खतरे से कैसे निपटना है। इजाजत दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।